अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। कल फाइनली क्रिप्टो मार्केट ने डिप लिया। मार्केट इस वक्त आपको रेड जोन में नज़र आ रही है। मार्केट क्यों रेड जोन में है, एक तो वो आपके साथ शेयर करूंगा, और दीगर मार्केट की जो न्यूज़ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन, मेरा एनालिसिस, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी नज़र में 3 वजूहात हो सकती हैं जिस वजह से मार्केट इस वक्त आपको रेड जोन में नज़र आ रही है। एक बड़ी वजह तो आपको मालूम है, जब से ये साल स्टार्ट हुआ है उस वक्त से मार्केट जो है वो बुलिश थी और कई हफ्तों से मार्केट जो है वो पंप करती जा रही थी, तो कोई करेक्शन अभी तक नज़र नहीं आई थी। मुमकिन है ये एक रूटीन का कोई करेक्शन हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ इन्वेस्टर में पैनिक क्रिएट कर सकती हैं, वो भी वजह बन सकती हैं। नंबर 1 ये, अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं तो चंद दिन पहले एक आपको अमेरिकी फ़िज़ाओं में एक चाइनीज़ स्पाई जो गुब्बारा है, साजिशी गुब्बारा, उसके घूमते की आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें हैं, शायद मेन स्ट्रीम ने भी कवर किया हो। रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका ने फाइनली उनकी जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, बैठ के उन्होंने फाइनल किया है कि हमने ये जो गुब्बारा है ये बर्स्ट कर देना। अब ये गुब्बारा सिर्फ हवा में बर्स्ट नहीं हुआ, दूसरे लफ्ज़ों में इन्वेस्टर्स की नज़र में जो ग्लोबल पीस है, जियो पॉलिटिक्स की जो पीस का गुब्बारा है, उसके अंदर एक वाइब्रेशन आई है। तो मुमकिन है उस वजह से, और दीगर एक और वजह, यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए रशिया ने मज़ीद 5 लाख फ़ौज जो हैं भेजने का इरादा किया है कि हम यूक्रेन को जो है फ़तह कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस वजह से भी मार्केट जो है वो करेक्शन कर सकती है। अगर तो यही 2 वजूहात हैं तो मार्केट मज़ीद आपको नीचे जाती हुई नज़र आ सकती है। सबसे पहले बीटीसी का थोड़ा सा चार्ट में जायज़ा लेते हैं। 4 आवर चार्ट पे ये, अगर आप कल मेरी आपने वीडियो वॉच की है तो कल मैंने आपको कहा था कि ये वाली ट्रेंड लाइन जो है फ़िलहाल मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ से मार्केट दोबारा पुल बैक करके ऊपर भी जा सकती है, या ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट नीचे आ सकती है। एग्जैक्टली कल मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अब नेक्स्ट कहाँ पे जा सकता है, 2 चीज़ें ऑलरेडी मैं आपके साथ पहले शेयर कर भी चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। एक तो डेली चार्ट के ऊपर अगर जाएं बीटीसी के, तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस आपको बनता नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट बिल्कुल पास है, ये देखें टच हो रहा है। जबकि वीकली चार्ट के ऊपर भी अभी मुसलसल जो रेड क्रॉस है वो भी आपको बिल्कुल रेड क्रॉस के, बिल्कुल ये देखें हम बिल्कुल रेड क्रॉस के ऊपर है। ये दोनों जो इंडिकेटर फॉर्म हो रहे हैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के ऊपर, इसने भी किस तरह प्ले करना है, ट्रेडर्स किस तरह बिहेव करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन डेली के चार्ट पे अगर हम जाएं तो ये लार्जर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा गैस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ तक डिप ले सकती है इस करंट सिनेरियो के अंदर। फ़िलहाल अगर आप ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है, मोस्ट लाइकली यहाँ से बीटीसी की प्राइस अगर डिप लेती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 22,500 की वैल्यू है। कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि अगर 22,500 की वैल्यू को बीटीसी की प्राइस स्टैंड नहीं करती है, वो भी ब्रेकआउट हो जाती है, तो बीटीसी की प्राइस नीचे 20,500 तक भी जा सकती है। अभी फ़िलहाल अगर ये जो मैंने ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन ड्रा की हैं, इसको अगर देखा जाए तो मार्केट फर्स्ट अगर 22,500 को इन केस के अगर ब्रेकआउट कर भी देती है तो नीचे मुमकिन है ये वाली जो रेड लाइन है जो कि 22,200-250 की प्राइस बनती है, मुमकिन है अगर ऊपर से नहीं, मगर यानी अगर यहाँ से मार्केट ने पुल बैक नहीं करना तो मुमकिन है मार्केट फिर नीचे से इस जगह से आके मार्केट पुल बैक करे। तो ये आपने इसको ज़हन में रखना है। अगर हम RSI के ऊपर देखें तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि RSI के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस पैटर्न बन रहा है, और एक मिनट है जी, यहाँ पे 4 आवर चार्ट की बजाय डेली के चार्ट की बजाय 4 आवर चार्ट पे जाएं तो बेरिश डाइवर्जेंस पैटर्न के बारे में मैं ऑलरेडी आपको गाइड किया था। अभी अब मुझे थोड़ा टाइम दे। ये देखें बिल्कुल इसी तरह बेरिश जो डाइवर्जेंस पैटर्न बन रहा था, एग्जैक्टली प्राइस उसी तरह आपको मूव होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, इथीरियम की प्राइस की बात करें तो इथीरियम भी आलमोस्ट मार्केट के साथ साथ ही है, तो इथीरियम ने भी कल डिप लिया। अब इथीरियम की प्राइस को जो अगले टारगेट है जहां से पुल बैक हो सकता है, एक मोस्ट लाइकली इथीरियम की प्राइस यहां से आके ऊपर जा सकती है, या एक ये वाली जो नीचे सपोर्ट है $1550-55 की प्राइस यहां से नीचे जा सकती है, यहां से पुल बैक हो सकती है। मज़ीद नीचे जाती है तो नेक्स्ट जो प्राइसेस है 1480, अगर वो भी स्टैंड नहीं करती है तो फिर मज़ीद नीचे 1350 तक जा सकती है। ये नेक्स्ट जो सपोर्ट है
मुझे इथीरियम की प्राइस के ऊपर वो मुझे नज़र आ रही है। मार्केट की अपडेट की तरफ आते हैं। आज मंडे है, तो एवरी मंडे मैं इथीरियम और बिटकॉइन के ऊपर डीसीए करता हूँ। इस हवाले से आप लर्न करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लर्न कर सकते हैं। आप खुद एक तरह का रिमाइंडर है, खुद मैं बाद में वीडियो के बाद में इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। मार्केट की अपडेट की तरफ आते हैं। वीज़ा, ये अभी इज़राइल में इथीरियम की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर जो वीज़ा के हेड है उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि कैसे वो जो इनकी वीज़ा नेटवर्क है, पेमेंट नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ, कैसे उस नेटवर्क को ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट करें। और ये जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम्स है, ये नहीं कि ये जो रेमिटेंस वगैरह की सर्विसेज या $500, $1000, $100, $20, इसके लिए जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस है मिलियंस में, वीज़ा ने वहाँ अनाउंसमेंट की है कि वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम ये जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं उस ट्रांजैक्शन को स्विफ्ट की बजाय हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोसेस करवाएं। मेरी नज़र में ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इस चीज़ का मैसेज कर दिया है। वो आइंदा 6 माह के अंदर, साल के अंदर, 2 साल के अंदर जब भी करेंगे तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये बड़ी बड़ी जो पेमेंट जाइंट्स हैं, इनका अडॉप्शन, क्रिप्टो अडॉप्शन के क्रिप्टो मार्केट के लिए इटसेल्फ जो है वो बुलिश न्यूज़ है। और इथीरियम की चेन को ये यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वीज़ा की अगर सारी दुनिया में ट्रांजैक्शन प्रोसेस होना शुरू हो जाए और गैस फीस जो है वो इथीरियम की यूज़ हो, बेशक वो इथीरियम के इकोस के ऊपर जो बिल्ड होने वाला L2 इकोसिस्टम है उसके ऊपर ये सारा करें या मेन नेट पे करें, दोनों सूरतों में इथीरियम के टोकन को लाजमी इसमें बेनिफिट होगा ऑन लॉन्ग टर्म। चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यूनिस्वाप अपना वर्जन 2 जो है वो डिप्लॉय करना चाहते हैं बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। और मैंने आपको ये भी बताया था अगर यूनिस्वाप ऐसे करता है तो पैनकेक स्वाप को बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि पैनकेक स्वाप इस वक्त लीडर है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि यूनिस्वाप पे जो वोटिंग, चूँकि ये एक डाओ है, यहाँ पे बाकायदा जो टोकन होल्डर्स हैं कोई भी फैसला लेना हो वो वहाँ पे वोटिंग करते हैं। तो मार्केट का एक बड़ा नाम वेंचर कैपिटलिस्ट A16Z, बहुत बड़ा नाम है, इसके पास यूनिस्वाप के 15 मिलियन के करीब टोकन है। इन्होंने जनाब जो वोट है उसको मतलब अगेंस्ट वोट डाला है, ये इस फेवर में नहीं है। क्यों फेवर में नहीं है? अभी अगर आप वोट की सिचुएशन देखें तो तकरीबन 35% ने इस प्रपोजल के हक में वोट कास्ट किया, जबकि 64% जो है वो अगेंस्ट है। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे लग रहा है कि यूनिस्वाप जो है अब वो बाइनांस स्मार्ट चेन पे शिफ्ट नहीं होगा, वहाँ पे डिप्लॉय नहीं होगा, जो मुझे लग रहा है। अभी वैसे कंसेंसस जो मेटामास्क की कंपनी है उन्होंने भी वोट करना है और बड़े बड़े बिग वेल्स हैं जिन्होंने अभी मज़ीद वोटिंग करनी है, लेकिन मेरा ख्याल है ओवरऑल 64% जो है वो विन कर चुका है। अब ये बड़ा नाम है, इन्होंने वोट क्यों नहीं किया? इन्होंने वजह ये बताई है कि जनाब ये जो अब ब्रिजेज़ हैं, इन ब्रिजेस पे हम एतबार नहीं करते। आपको याद होगा पिछले साल वार्म होल जो ब्रिज है उसमें 300 मिलियन का हैक हुआ था इस ब्रिजेस की वजह से। और ऑलरेडी मैं कई बार आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में ब्रिजेस जो है वो हाईली रिस्की होते हैं और ये नाम बहुत बड़ा है। 3 एरोस कैपिटल के बाद अगर आप इनका भी पोर्टफोलियो देखें तो ये देखें मार्केट की ना सिर्फ क्रिप्टो सेक्टर बल्कि जो दीगर टेक कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको भी अच्छा खासा ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनके अंदर इनकी सरमायाकारी, एक लंबी लिस्ट है इनकी सरमायाकारी के ऊपर। तो इसका वोट कास्ट करना भी बहुत मैटर करता है। सीजी ने ट्वीट किया जी कि किसी ने मुझे बताया कि मीडिया ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कवर नहीं कर रहा। तो सीजी ने कहा जी कि जब बाइनांस का फंड था तो उस वक्त मीडिया बहुत कवरेज कर रहा था और जैसे ही फंड ख़त्म हुई है यानी चीज़ें दोबारा सेटल हुई हैं तो अब मीडिया पे कोई कवरेज ही नहीं है। मीडिया पे कवरेज मतलब इन्होंने कहा कि पिछले साल जब फंड था तो उस वक्त बाइनांस से $15 अरब का विड्रॉवल बाइनांस के सेंट्रलाइज एक्सचेंज से हो गया और 7 बिलियन का हमारा जो BUSD स्टेबल कोइंस है उधर से लोगों ने अपने फंड जो है वो रिडीम करवा लिए। अब चूँकि ना सिर्फ वो जो फ़ंड है ख़त्म हो गया बल्कि सारे फ़ंड जो निकले थे हमारे प्लेटफॉर्म से वो सारे फ़ंड्स वापस आ गए हैं, लेकिन मीडिया की कोई कवरेज नहीं है। भाई हम तो आपको कवरेज दे रहे हैं, उस वक्त भी दी थी, अभी भी देंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे। अगर इसका मैसेज क्या जा रहा है? इसका मैसेज ये जा रहा है कि ये जो बाइनांस के हवाले से इंस्टेबिलिटी की जो एक मार्केट में फंड था उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है अगर सीजी की बात सही है। अच्छा जी, ह्यूबी एक्सचेंज जिसको रिसेंटली जस्टिन सन जो ट्राउन फाउंडेशन के हेड है उन्होंने एक्वायर किया था, उन्होंने एक और
डेरिवेटिव टोकन लिस्ट किया है। ये डेरिवेटिव टोकन का नाम है फड, यानी FTX यूज़र डेट टोकन। ये एक बाउंड टोकन है, यानी जेन्युइन कोई टोकन नहीं है, बल्कि ये टोकन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या होता है? अगर आपको डेरिवेटिव के बारे में नहीं पता तो ये मैंने ट्विटर पे एक थ्रेड लिखा है 2 दिन पहले। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिल्कुल नए हैं क्रिप्टो मार्केट में तो ये आपने सारा थ्रेड लाजमी पढ़ना है कि ये स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होती है। ये पहले जब तक आपको डेरिवेटिव का ही नहीं पता होगा तो आपको ट्रेडिंग करने में भी आसानी नहीं होगी। बहरहाल ये फड टोकन जो है, इन्होंने कहा जी, आपको याद होगा जब FTX का क्रैश हुआ था तो जस्टिन सन ने स्टेटमेंट दी थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने FTX के क्रेडिटर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करें ताकि उनके फंसे पैसे निकाल दें। शायद ये उसी की एक काविश है। बहरहाल ये डेट डाओ एक डाओ प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास रिपोर्ट्स है कि 100 मिलियन जो FTX के क्रेडिटर्स हैं उनकी हमारे पास रिपोर्ट आई है, तो हम एक बाउंड टोकन क्रिएट कर रहे हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अगर आप ह्यूबी पे जाएंगे तो ये देखें फड टोकन, यहाँ पे आप ये टोकन की ये डेरिवेटिव टोकन है। इनके बकौल कि जब हम बाकायदा सेटलमेंट कर लेंगे बैंक्रप्सी कोर्ट में, तो अगर हमें वहाँ से प्रूफ मिल जाता है कि आपने वाकई ये आप क्रेडिटर्स हैं और आपका कर्जा देना है FTX ने, तो हम आपको जितना होगा उस हिसाब से मज़ीद एयर ड्रॉप भी करेंगे। बहरहाल ये डेरिवेटिव टोकन्स हैं। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि जस्टिस सन जो है, पिछले दिनों आपको याद होगा ये जो मोबाइल पे आप लोग माइन करते हैं कॉइन, उस कॉइन को भी उसका डेरिवेटिव भी इन्होंने बना के IOU बना के तो जनाब वो किया था। तो जेन्युइनली जो उसके फाउंडर्स हैं वो कहते हैं जी हमें तो पता भी नहीं है। तो बहरहाल ये डेरिवेटिव टोकन के हवाले से ये बड़े रिस्की टोकन्स हैं। एक फड टोकन की प्राइस $1 होनी थी, लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन ये $70 के ऊपर ट्रेड हो रही है। फ़िलहाल जो प्राइस है वो अच्छी खासी इसकी पंप की है। बहरहाल इससे आपने दूर ही रहना है। बेबी डॉज कॉइन के हवाले से आपने पूछा, तो बेबी डॉज कॉइन बिल्कुल बजा है आपकी। पिछले 2-4 दिनों में इसकी प्राइस भी 160 गुना पंप की है। अब ये बेबी डॉज कॉइन है क्या? ये एक मीम कॉइन है, जैसे शीबा इनो है, डोज है। और जैसे डोज कॉइन के अंदर रूह फूंकी इलन मस्क ने, बिल्कुल इसी तरह 2 साल पहले 1 जुलाई 2021 को इलन मस्क ने एक ट्वीट की थी, बेबी डोज डो 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 डो। उसके बाद ये बेबी डोज कॉइन की पैदाइश हुई या उसके बाद इसको हाइप मिली। अब ये अच्छा खासा, जैसे शीबा इनो अपना वो बना रहा है, अपना डेक्स भी बना रहा है, बर्निंग का मैकेनिज़्म भी है, बिल्कुल इसी तरह बेबी डोज कॉइन भी अपना इनका, ये देखें यहाँ पे बेबी डोज स्वैप भी है जहाँ पे आप टोकन स्वैप कर सकते हैं। बेबी डॉज का अपना NFT वगैरह भी है। लेकिन टोकनोमिक्स की तरफ देखें, इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करें तो पता आपको चलता है जी तकरीबन 420 क्वाड ट्रिलियन इसके टोकन की सप्लाई है, जिसमें मार्केट कैप इसका 329 मिलियन है, जबकि फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप 1.2 बिलियन है। मतलब ये एक बहुत रिस्की मीम कॉइन है। मीम कॉइन में वैसे भी इन्वेस्टमेंट करना वो रिस्क के खाली नहीं है, लेकिन आप जैसे जो शहजादे हैं जो छोटी अमाउंट से बड़े गेन करना चाहते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है। लेकिन आप इमेजिन करें, जिस बंदे ने यहाँ से बाय किया था, अब प्राइस तो जा रही है नीचे, यहाँ से लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। अब मार्केट अगर बैरिश हो जाती है तो आप इमेजिन करें जिस बंदे ने यहाँ से बाय किया हो तो वो तो स्टक हो गया। तो मीम कॉइन का जिसका कोई यूज़ केस नहीं होता, उसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्क से खाली नहीं होता। ये जेन में रख के आपने फिर करना, ठीक है। मार्केट की चंद दीगर सीधा न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करके आज की वीडियो को एंड करूँगा। स्विट्ज़रलैंड में जनाब एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है जिसमें ड्रग्स, अल्कोहल और बिहेवियर हेल्थ को मॉनिटर करके लोगों की जो एडिक्शंस है उसको ख़त्म किया जाता है। उस सेंटर में, जिस सेंटर का नाम है द बैलेंस, उसमें अब क्रिप्टो ट्रेडिंग की एडिक्शन के हवाले से भी ट्रीटमेंट जारी की जा रही है। BBC ने उसको रिपोर्ट किया। मैंने कहा मैं आपको आगे रिपोर्ट कर दूं। कितनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इंडिया की तरफ से न्यूज़ आ जी, उनके जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, अजय सेठ साहब, उनकी ओपिनियन आई है कि जो ग्रेड 20 है, इंडिया रिवील्स IMF इज़ वर्किंग विद, IMF जो है
वो G20 कंट्रीज़ के साथ मिलकर क्रिप्टो की रेगुलेशंस कर रहा है, और क्रिप्टो जो है वो इलीगल नहीं है, ख़ुसूसन इंडिया में। ये एक बड़ी न्यूज़ है। अगर मार्केट को रेगुलेट करते हैं तो मेरी नज़र में ये बुलिश न्यूज़ हो सकती है मार्केट की तरफ। अच्छा जी, जैक डोर्सी का नेटवर्क आपको चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था, एक डिसेंट्रलाइज ट्विटर की तरह का वो प्लेटफॉर्म किया है, चाइना ने उसको बैन कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और लास्ट में मैं आपके साथ एक रैंडम थाट शेयर करना चाहता हूँ। देखें, जो यंगस्टर हैं, ख़ुसूसन मेरी एज जो है वो 41 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गया हूँ मैं। जो यंगस्टर्स हैं मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जो दूसरों बड़े जो उम्र रसीदा लोग हैं या उनसे जो बड़े हैं उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनके साथ मैं कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में आज से नहीं, तकरीबन आज से कोई 10 को साल पहले, 10 या 12 साल पहले मैंने अपनी लाइफ में चेंज किया। मैं भी रूटीन में, जिस तरह के माहौल में मेरे घर वालों ने मुझे पाला, मेरे माहौल ने पाला, उसी हिसाब से मैं पल बढ़ रहा था। मैंने जब थोड़ा सा ज़िंदगी को स्टडी किया, जब मैं इंडिपेंडेंट हुआ, उस वक्त मैंने देखा लाइफ में 2 रास्ते हैं ज़िंदगी गुजारने के। एक रास्ता आपको सर्वाइवल की तरफ, उस रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो सारी ज़िंदगी आप सर्वाइव करते ही अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। एक रास्ता ऐसा है जिस पे अगर आप चलेंगे, वहाँ पे ना सिर्फ आप सर्वाइव करेंगे बल्कि आप थ्राइव करेंगे, आप मज़ीद प्रोग्रेस करेंगे। वो कौन से 2 रास्ते हैं? एक रास्ता है कि अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो दूसरे इंसानों, इदारों के साथ अगर आपने चीट करना है, धोखा देना है, तो आप वक्ती तौर पे आप वो कोई फ़ायदा तो उठा लेंगे, लेकिन आप सारी उम्र, वो आपकी जब आदत बन जाएगी तो वो सारी उम्र आप सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट ही उठा के अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, हमेशा सर्वाइव करते रहेंगे। अगर आपने थ्राइव करना है, ज़िंदगी में अपने आप को कोई तरक्की देनी है, कोई प्रोग्रेस करना है, तो आपने किसी को धोखा, फ्रॉड नहीं देना। ये 2 रास्ते हैं। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैं आपके सामने बैठा बंदा, जो आज से कोई 15-20 साल पहले मैं भी कुछ 7-8 हज़ार तनख्वाह पे काम करने वाला बंदा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल्फ़ एम्प्लॉयड हूँ। आप लोगों के साथ अपनी एक कम्युनिटी बना के बैठा हुआ हूँ, आप लोगों के साथ मालूमात शेयर करता हूँ, न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया, मैं अपने फैमिली में बहुत से यंगस्टर्स को देखता हूँ, वो अपने माँ बाप के साथ, इवन वो मेरे साथ, मेरे जो भांजे हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो मुझे अक्सर चीट करते हैं। अपने माँ बाप को मैंने उनको करता देखता है, और उनके माँ बाप भी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए सच झूठ बोलते हैं। मैं एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में, एक तो था ना, इंसान ऑब्ज़र्व करता है, लर्न करता है। हम सोशल एनिमल हैं, हम दूसरों को माफ़ कीजिएगा ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर दूसरे कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम भी वो काम करना शुरू कर देते हैं। ट्रेंड, फैशन में ट्रेंड फॉलोइंग क्या होता है, तो सेम इसी तरह अगर कोई किसी को कोई ऐसा काम करता है जिससे सारी दुनिया बुरा भला कहना शुरू करती है, हम उससे इज्तनाब करते हैं, हम वो काम नहीं करते हैं। हम सोशल एनिमल हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में अपने इर्द गिर्द, अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहनों भाइयों को और सारे रिश्तेदारों को, जिसके साथ भी मेरा टाकरा है, मेरे जो हल्का अहबाब के अंदर जो भी है, वो चाहे मेरे दोस्त हैं, मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं, एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जिस बंदे को मैंने चीटिंग करते हुए देखा है, सिचुएशन को मैनेज करते हुए देखा है, ट्रांसपेरेंट नहीं देखा, आज भी वो उसी सिचुएशन में है। और जिस बंदे ने मेरे साथ सफ़र जारी किया था कि नहीं, हमने ट्रांसपेरेंट, अक्सर आप मुझे सुनते होंगे ये कहते हुए कि आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक रेडी लगाई है, उस रेडी के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर तो आप 2 नंबरी करेंगे तो आप रोज़ रेडी लगाएंगे, रोज़ कमाएंगे और एंजॉय करेंगे, आज मैंने बड़ा प्रॉफिट कमा लिया। कभी भी आप रेडी से दुकान की तरफ नहीं जाएंगे, दुकान से फैक्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे, फैक्ट्री से बड़ी फर्म नहीं बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बनेंगे, जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे। जब आप पब्लिक डीलिंग के साथ ट्रांसपेरेंसी और प्योरिटी दिखाएंगे, उस वक्त तक आप थ्राइव नहीं करेंगे। और आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ये जो रेडी वाले की मैंने आपको बात बताई है, अगर वो रेडी वाला, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, रेपिटेशन से बोरिंग होती है, कि अगर आप अपनी बिजनेस डीलिंग, पब्लिक डीलिंग के अंदर जितनी ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंसी और प्योरिटी दिखाएंगे, उतनी आपको फ्री में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। आप कोई भी, आपका अगर आपके रिलेशंस हैं तो आपके जिसके साथ आप अच्छा बिहेव करेंगे, सच बताएंगे,
तो वो बंदा आपकी सारी फैमिली में, आपके हल्का अहबाब में आपकी तारीफ़ करेगा, वो आपकी फ्री में मार्केटिंग करेगा। ये आपके ज़ाती बेनिफिट के लिए। आपके पास चॉइस है, आपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखना है लाइफ में या आपने लॉन्ग टर्म देखना है। लॉन्ग टर्म के बेनिफिट में आपको वक्ती तौर पे सच बोलने से नुकसान हो सकता है, सही राह चलने में प्योरिटी से नुकसान हो सकता है, लेकिन वो वक्ती नुकसान भी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, क्योंकि वो आपकी करेक्शन करवाएगा। एक बार गलत काम करने से, मुझे आज भी याद है, सन 2008 के बाद मैंने दुनिया न्यूज़ ज्वाइन किया, सन 2008 में। तो उस वक्त उन दिनों मैं बैचलर था, तो रात को ना मेरी सन 2011 में शादी होनी थी, तो रात की मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। उस नाइट शिफ्ट में मैंने क्या करना कि पोर्नोग्राफी के ऊपर ना डॉक्यूमेंट्रीज डाउनलोड करके मैं वॉच किया करता था। डॉक्यूमेंट्रीज के मतलब वो कैसे होता है कि एक वो एज होती है, उस एज में वो 25-26 साल की एज, खैर वो भी एज ऐसी मच्योर एज होती है, लेकिन बहरहाल इट्स अ फैक्ट के उस वक्त ना मैं देखा करता हूँ। एक दिन अचानक ना वो मैं डॉक्यूमेंट्री डिलीट करना भूल गया। अब मेरे हमारे जो स्टाफ था उसमें ख़वातीन भी थी, वो एक लड़की थी, मैं नाम नहीं उसका लेता, उसने ना कहीं वो वीडियो देख ली, वो देखी तो सारे जनाब वो शेयर होगी। अब ये नहीं पता देखी किसने थी, तो हेड था मेरा, उसने बुलाया इमीडिएट ने सबको, उसने कहा जी ये मामला हुआ है, बताएं किसने किया। तो मैंने कन्फेस किया। अब मैंने कन्फेस किया, उसके बाद मुझे भुगतना पड़ा। मुझे बहुत सी बातें, ज़ाहिरी बात है कुलीग्स होते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुझे उसका फ़ायदा ये हुआ कि कभी मैंने दोबारा उस तरह की हरकत ऑफिस में नहीं की, उसी ऑफिस में। तो बताने का मकसद ये है कि वक्ती तौर पे जब आप ट्रांसपेरेंसी, प्योरिटी, हाँ उसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ, लॉन्ग टर्म फ़ायदा, कि जब कभी भी उस डिपार्टमेंट में कभी भी कोई ओपिनियन लेनी होती थी, तो वही बॉस मेरा, वो हमेशा मेरी आवाज़ को सबसे ज़्यादा समझता था कि यार ये बंदा दूसरों की निस्बत ज़्यादा सच बोलने वाला है। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं थोड़ी सा अपना प्रचार कर रहा हूँ। मकसद मेरे ज़ात को प्रमोट करना नहीं है, मकसद है आप लोगों को, यंगस्टर को मैसेज देना कि अगर आप ये थ्राइवल वाले रोड पे जाते हैं, वक्ती तौर पे आपको हर्डल्स प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन ये आपकी सेल्फ करेक्शन करवाएंगे, और जब आप सेल्फ करेक्शन के मूड में होंगे तो आप साथ साथ थ्राइव कर रहे होंगे। आई कैन अश्योर यू, ये मैंने अपनी लाइफ में, ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, ये मेरे अपनी लाइफ का तजर्बा है। उम्मीद करता हूँ कि आज एक तो क्रिप्टो के अलावा साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सिखाई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।